डियर स्टूडेंट, आज हम लोग जो है चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन और इसके मैनेजमेंट पर बात करना चाहते हैं। तो हम बहुत अधिकार से जानते हैं कि आर लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड फूड, जितने भी ऑर्गेनिज्म है सबको फूड चाहिए। प्लांट कैन मेक देयर फूड देमसेल्फ बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कैसे होती है ये आप लोग जानते ही हैं कि फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स make its food with the help of carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि जितने प्लांट हैं वो ऑटोट्रॉफ्स हैं। तो एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन मेक देयर ओन फूड? नो। तो एनिमल्स अपना फूड कहाँ से लेगा? तो सबसे पहले हम ये सोचेंगे कि हम भोजन करते क्या हैं। यू ऑलरेडी नो दैट एनर्जी फ्रॉम द फूड इज़ यूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिज्म फॉर कैरिंग आउट देयर वेरियस बॉडी फंक्शन। इफ़ देयर इज़ नो फूड, अगर खाना नहीं होगा तो हमारी बॉडी के बहुत सारे फंक्शन जो हैं वो नहीं हो पाएंगे। अब हमारी बॉडी के फंक्शन कौन कौन से हैं, ये समस्या पैदा होती है। तो हम सब जानते हैं कि डाइजेशन, रिस्पिरेशन, एक्सक्रेशन, रिप्रोडक्शन, लोकोमोशन, ये सभी हमारी बॉडी के फंक्शन हैं। तो हम अपना फूड जो है प्लांट से लेंगे या एनिमल से लेंगे या दोनों से लेंगे, ठीक है। तो जैसा आपको पता है कि हमारे देश की नहीं पूरे विश्व की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और इस पॉपुलेशन को जो है खाना चाहिए। और भोजन होता कहाँ पर है? तो ये आप सबको पता है किसके लिए एग्रीकल्चर है, फार्मिंग करते हैं और प्लांटेशन करते हैं। तो ये सारे चीज़ें करते रहते हैं। मैं कहता हूँ कि 10,000 BC, मतलब बी फॉर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म से 10,000 साल पहले, मतलब अगर आज की बात करें तो आज से 12,000 साल पहले जो है लोग कहते हैं कि जो लोग थे वो नोमैडिक थे। नोमैडिक का मतलब है कि मनुष्य या प्राणी था, इधर उधर घूमा करता था, किसकी तलाश में? फूड और शेल्टर, मतलब कहाँ वो रहेगा। तो वो रॉ फूड खाते थे, वेजिटेबल्स खाते थे, शिकार करते थे। बाद में उन्होंने कल्टीवेट करना शुरू कर दिया और दे प्रोड्यूस राइस, व्हीट एट्सेट्रा। तो दीज क्रॉप्स नोन एज द फूड क्रॉप्स and the process is known as agriculture। तो जब plant of same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called crop। जब एक ही प्रकार के अनाज का उत्पादन किसी एक जगह करते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्रॉप कहेंगे। तो क्रॉप ऑफ wheat means that all the plants grown in a field are that of wheat, and crop of the rice means that all the plants grown in a field are that of wheat, that of rice। ऐसे ही ग्राम, ऐसे ही बार्ली, रागी, मस्टर्ड, कुछ भी आप जो भी फसल उगाते हैं। तो एज यू नो दैट्स क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप। डिफरेंट टाइप कैसे? मतलब सीरियल्स होंगे, अनाज वाली फसलें होंगी, वेजिटेबल्स वाली होंगी, फ्रूट्स वाली होंगी, पल्स वाली होंगी। तो दीज क्रॉप्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सीजन इन विच दे ग्रो। तो हमें से अधिकांश लोग गांव को बिलोंग करते हैं, तो हम ये जानते हैं कि जो फसलें हैं इन 3 ऋतुओं में होती हैं, जिन्हें हम रबी, खरीफ और जायद के नाम से जानते हैं। और इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है। The climate conditions like temperature, humidity and rainfall vary from region to another. According there is rich variety of crop in different part of the country। तो हमारे देश में अलग अलग प्रकार की फसलें बोई जाती हैं। तो ब्रॉडली जो है हमने आपको बताया कि जो क्रॉप हैं वो 3 सीजन हैं, रबी, खरीफ और जायद। लेकिन आपके सिलेबस में जो हैं वो सिर्फ खरीफ क्रॉप है और रबी क्रॉप है। खरीफ क्रॉप को हम पैडी क्रॉप कहते हैं क्योंकि रेडी सीजन में होती है। तो
द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर। जून में मानसून आ जाता है, बारिश शुरू हो जाती है, सितंबर तक बारिश होती है। और इसी दौरान जो है जो पैडी क्रॉप है जिसे राइस क्रॉप कहते हैं, इट रिक्वायर्ड मोर वाटर, पानी इसको ज़्यादा चाहिए होता है, तो खेतों में पानी भर जाता है। तो ये प्लांटेशन क्रॉप है। तो पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन, इन सबको बो दिया जाता है। ये खरीफ क्रॉप है। और अभी आप लोग होली के त्यौहार से निकल कर के बाहर आए हैं, तो अभी रबी क्रॉप की हार्वेस्टिंग हुई है। तो उधर आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ त्यौहार होते हैं, तो खरीफ क्रॉप के बाद जो त्यौहार होता है वो आता है दीपावली। तो दीपावली में जितने भी आप गॉड को ऑफर करते हैं पदार्थ, वो सभी राइस के बने होते हैं, चाहे वो लैया हो, खील हो, चूड़ा हो, ये सभी राइस के बने हुए हैं। इसके बाद अगर हम इधर लौट आएं रबी क्रॉप की तरफ, तो अभी आपने गुजिया खाई हैं। गुजिया किसकी बनती हैं? आटे की बनती हैं या मैदे की बनती हैं। इस समय जो है दूध वगैरह बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए खोया बना लिया जाता है। तो द क्रॉप्स ग्रोन इन विंटर सीजन अक्टूबर टू मार्च आर कॉल्ड रबी क्रॉप। तो रबी क्रॉप का जो एग्जाम्पल है वो वीट है, ग्राम है, पी है, मस्टर्ड मतलब सरसों, लिंसीड। इसके अलावा पल्सेज और वेजिटेबल्स समर के सीजन में कुछ जगहों पर बो दी जाती हैं। तो ये सब करते कैसे हैं? तो कल्टीवेशन जो है ऑफ क्रॉप इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज़ अंडरटेकन बाय फार्मर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जो किसान है वो कल्टीवेशन मतलब खेती करने के लिए कुछ प्रैक्टिसेस अप्लाई करता है, और इन प्रैक्टिसेस को आप अपने अगर कोई माली आता है आपके घर के आसपास तो देखते हो, वो गुड़ाई करता है खुरपी की सहायता से। ऐसे ही जो फार्मर है वो टिलिंग करता है, प्लोइंग करता है। किसके माध्यम से? प्लो के माध्यम से। तो इसमें जो हमारे पास मुख्य रूप से प्रैक्टिसेस हैं, तो उसके लिए प्रिपरेशन ऑफ सॉइल है, फिर सोइंग है, सोइंग मतलब बीज बोना है। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का मतलब है कि सबसे पहले हम उसकी जुताई करेंगे, सॉइल को लूज करेंगे, फिर उसमें बीज बो देंगे, फिर अच्छी फसल चाहिए तो इसमें मैन्योर और फर्टिलाइज़र ऐड करेंगे। फिर इतना कुछ होने के बाद अगर पानी हमें कम लग रहा है तो इरिगेशन करेंगे। इसके बाद मेन क्रॉप के साथ कुछ अनवांटेड प्लांट ग्रो कर जाते हैं जिन्हें वीड्स कहते हैं, तो वीड्स से हमको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। फिर जब फसल तैयार हो जाएगी तो हार्वेस्ट करेंगे, मतलब फसल काट लेंगे, और फिर इसका हम स्टोरेज करेंगे। तो आज पहले बात करते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, कि सॉइल को प्रिपेयर कैसे करेंगे। तो जब तक सॉइल जो है लूज नहीं होगी तब तक उसमें बीज नहीं बो सकते हैं, उसमें खाद नहीं मिला सकते हैं, पानी नहीं डाल सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप दैट इज़ टिलिंग। टिलिंग में करेंगे क्या? सॉइल को लूज करेंगे, मतलब सॉइल टू टर्न एंड लूजन। दिस अलाउ द रूट टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। इससे होगा कि जो पौधे की जड़ें हैं वो पेनिट्रेट हो जाएंगी, ज़मीन में और अंदर तक चली जाएंगी। इसके अलावा द ईजली इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल, तो उनको नीचे जो है पानी ठीक प्रकार से मिल जाएगा। तो द लूजेंट सॉइल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म एंड माइक्रोब प्रेजेंट इन द सॉइल। और जो अर्थवॉर्म होता है ये मिट्टी को उलटता पलटता रहता है, और इसकी जो पोटी होती है ना, तो ये निकालता रहता है, इसे कॉस्टिंग कहते हैं। तो इसका जो मल निकलता है वह भी बहुत यूजफुल होता है प्लांट के लिए। तो यू कैन से द अर्थवॉर्म आर फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर्स सिंस दे फर्दर टर्न एंड लूजन द सॉइल एंड एड ह्यूमस टू इट। बट वाई सॉइल नीड टू बी टर्न एंड लूजन। फिर आपके मन में ये क्वेश्चन बनेगा कि
हमें मिट्टी को उलटना पलटना क्यों पड़ता है, उसको लूज करना क्यों ज़रूरी होता है? तो आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा है कि सॉइल के अंदर मिनरल्स होते हैं और सॉइल में थोड़ा वाटर भी होता है, एयर भी होता है, कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म भी होते हैं। डेड प्लांट एंड एनिमल्स गेट डिकम्पोज बाई सॉइल ऑर्गेनिज्म। तो जो डेड होते हैं प्लांट्स, जो पत्तियां होती हैं वो सड़ती हैं, इसके अलावा कुछ दूसरे जो एनिमल्स हैं वो सड़ जाते हैं। तो सड़ने के बाद जो है ये सॉइल के लिए बहुत यूजफुल पदार्थ बनाते हैं जिसे ह्यूमस कहते हैं। तो इन दिस वे वेरियस न्यूट्रिएंट इन द डेड ऑर्गेनिज्म आर रिलीज्ड बैक इनटू द सॉइल। दीज न्यूट्रिएंट आर अगेन एब्सॉर्ब बाय प्लांट, और ये जो न्यूट्रिएंट हैं ये प्लांट के द्वारा एब्सॉर्ब कर लिए जाते हैं। और तो ये जो एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे प्लांट के द्वारा, तो प्लांट के लिए ग्रो करने के लिए ज़रूरी है। जैसे आपको बहुत सारे न्यूट्रिएंट चाहिए, मिनरल चाहिए, ऐसे ही प्लांट को भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स चाहिए जिससे कि वो आसानी से ग्रो कर सके। एज यू नो दैट्स ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल सपोर्ट प्लांट ग्रोथ। ज़मीन से अगर नीचे की तरफ जाएंगे तो एक 8-10 सेंटीमीटर तक जो है प्लांट ग्रोथ में सहायता करती है। तो टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द हेल्प सो दैट प्लांट कैन यूज दीज न्यूट्रिएंट्स। तो इस प्रकार से हमने ये जान लिया है कि टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ द सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप। अब आप इस सामने देख रहे हैं कि किसान जो है प्लो की सहायता से इसको मिट्टी को पलट उलट रहा है, ढीली कर रहा है। तो द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज़ कॉल्ड टिलिंग और प्लोइंग। किसान के द्वारा जो है मिट्टी को उलटना, पलटना और उसको लूज करना, किसकी सहायता से? प्लो की सहायता से। दैट इज़ नोट एज प्लोइंग। तो दिस इज़ डन बाई यूजिंग अ प्लो। प्लो आर मेड ऑफ वुड और आयरन। इफ द सॉइल इज़ वेरी ड्राई इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लोइंग। अगर सॉइल बहुत हार्ड है तो उसके लिए फिर हमें करना ये पड़ेगा कि थोड़ा सा उसमें पानी डालना पड़ेगा जिससे कि वो थोड़ी गीली हो जाए। इसके बाद फिर हम इसकी टिलिंग करेंगे। तो द प्लोड फील्ड में है बिग क्लम्प ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स। तो जब सॉइल को हम टिलिंग करते हैं तो इसमें बहुत सारे मिट्टी के बड़े बड़े ढेले जैसे नज़र आते हैं। फिर उनको तोड़ना भी ज़रूरी होता है, इसके लिए लेवलिंग करते हैं। तो लेवलिंग द फील्ड इज़ बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरीगेशन। तो लेवलिंग ऑफ सॉइल डन विद द हेल्प ऑफ लेवलर। जैसे गांव में आप देखते होंगे कि जो पहले एक बार जब उसकी जुताई हो जाती है, प्लोइंग हो जाती है, तो एक बड़ा सा लकड़ी का लट्ठा जो है उसकी सहायता से उस ज़मीन को लेवल करते हैं। समटाइम मैनोर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग। कभी कभी सॉइल पर जो है मैन्योर, जो खाद होती है जानवरों की, गोबर की, उसे डाल देते हैं। तो दिस हेल्प इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद सॉइल। दिस सॉइल इज मॉइस्चर बिफोर सोइंग। बीज को बोने के पहले सॉइल को थोड़ा सा मॉइस्चरिंग करना पड़ेगा, अर्थात थोड़ा सा पानी डालना पड़ेगा, जिससे कि जब वाटर मिलेगा तो वाटर मिलने पर जो सीड है उसमें स्प्राउट निकलेगा, और स्प्राउट निकलेगा तो फिर आसानी के साथ उससे अंकुरित होगा और फसल बनने लगेगी। तो ये जो लेवलिंग करते हैं इसके लिए ज़रूरी है कि जो बड़े बड़े सॉइल के टुकड़े हैं या सॉइल के बड़े बड़े ढेले हैं उनको तोड़ना पड़ेगा। तो दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स। द मेन टूल्स यूज्ड फॉर दिस पर्पस आर द प्लो, हो एंड कल्टीवेटर।
आजकल गाँव में जो जुताई हो रही है उसे कल्टीवेटर कहते हैं। अब आपके सामने एक प्लो दिखाई पड़ रहा है, एक बड़ा सा प्लो दिख रहा है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये प्लो का सॉफ्ट है पर डंडा जैसा जो लगा हुआ है। इसके बाद प्लो का शेयर है जिससे कि खेत को जोता जाता है और उसको बीम पे लगा देते हैं। तो एंशियंट टाइम, प्राचीन काल से ही जो है इस प्लो का इस्तेमाल हो रहा है, एडिंग फर्टिलाइजर टू द क्रॉप, रिमूविंग द वीड्स एंड टर्निंग द सॉइल। दिस इज मेड ऑफ वुड एंड इज़ ड्रॉन बाई पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल्स। हॉर्स और कैमल से भी करते हैं प्लोइंग जो है। इट कंटेन ए स्ट्रांग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लो शेयर। द मेन पार्ट ऑफ द प्लो इज अ लॉन्ग लॉग ऑफ वुड। तो सबसे मेन पार्ट जो है इसका आप देख रहे हो, जिसे हमने ये लॉन्ग जैसे सॉफ्ट कहा है ना, ये बना होता है लकड़ी का। तो देयर इज हैंडल एट वन एंड ऑफ द सॉफ्ट, द अदर एंड इज अटैच्ड टू बीम विच इज प्लेस्ड ऑन द बुल्स नेक्स। वन पेयर ऑफ बुल्स एंड मैन कैरी कैन ईजिली ऑपरेट द प्लो। तो आप देख रहे हो कि ये जो प्लो है, ये प्लो सॉफ्ट है, प्लो शेयर है और ये बीम है जिस पर ये प्लो बांध दिया जाता है और इसको लेकर के बुल्स आगे बढ़ता है। तो इंडिजिनस वुडन प्लो इज़ इंक्रीजिंगली बीइंग रिप्लेस्ड बाय आयरन प्लो नाउडीज। और जो भारतीय हल थे जो पहले लकड़ी के बनते थे, अब उनको जो है लोगों ने स्टील और आयरन का बनाना शुरू किया है। इसके बाद जो है तो इट इज़ सिंपल टूल विच इज़ यूज फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल। वीड्स मैंने आपसे अभी बताया कि मेन क्रॉप के साथ जो अनवांटेड प्लांट उगाते हैं उन्हें वीड कहते हैं। वीड को हटाने के लिए हो यूज करते हैं। इट हैज़ ए लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन, a strong broad and bent plate of iron is fixed one of its end। तो ये आप देख रहे हैं, हो दिख रहा है आपको। तो इसमें एक ब्लेड की तरह काम करता है। ये पेन ब्लेड है, ये ग्रिप है और ये बीम है, रॉड है, इसको पकड़ करके ले चलते हैं। और आजकल तो कल्टीवेटर का इस्तेमाल करने लगे हैं किसान लोग खेत जोतने में। नाउडेज प्लोइंग इज डन बाई ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर। द यूज ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम। जिसके द्वारा जो है समय बच जाए और श्रम बच जाए, इसलिए जो है कल्टीवेटर का इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो सॉइल थी वो लूज हो गई है, इसकी टिलिंग हो गई है, अर्थात अब इसमें आसानी के साथ पानी भी जा सकता है, इसमें आसानी के साथ हवा भी जा सकती है। तो अब ये खेत तैयार हो गया है किस चीज़ के लिए? टू सो, मतलब इसमें हम बीज बो सकते हैं। तो सोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्रॉप। बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ ए गुड वेराइटी आर सेलेक्टेड। तो इसमें जो बीज बोने हैं वो अच्छे होने चाहिए। तो अच्छे बीज के लिए क्या करते हैं, जिससे अच्छी उपज हो, अच्छी हाई यील्ड हो, तो इसके लिए करते हैं कि सीड्स को जो है ले लेते हैं। पहले बीज को ले लिया, एक बड़ा सा टब जैसा ले लिया, उस टब में पानी भर दिया और उस पानी में सीड डाल दी। तो सीड डालने पर जो हालो सीड्स होंगे, जो बेकार सीड होंगे, वो उस पर फ्लोट करने लगेंगे और जो फ्लोट करने लगेंगे तो उनको बाहर निकाल लेंगे। ऐसे ही कुछ अगर उसमें वीड्स वाले भी सीड्स आ गए हैं तो उनको भी हम अलग हटा देंगे। अब ये सारे सीड्स फ्लोट नहीं करते हैं इस पर। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि डैमेज सीड्स बिकम हालो। जो सीड डैमेज हो गए हैं वो खोखले हो जाते हैं और जब खोखले हो जाएंगे तो दे बिकम लाइटर, हल्के हो जाएंगे। देयरफॉर दे फ्लोट ऑन वाटर। दिस इज़ अ गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्दी सीड्स फ्रॉम द डैमेज्ड वन। तो बिफोर सोइंग one of the important tasks is to know about the tools used for sowing seeds। तो बीजों को बोने के पहले कौन कौन से हम औजार या टूल इस्तेमाल करेंगे
उसके विषय में हम बात कर लेते हैं। तो ट्रेडिशनल टूल में आप देख रहे हैं कि इसमें बैलों के साथ जो है एक फनल लाइक स्ट्रक्चर लगा दिया गया है, ठीक है। तो इसी में जो है धीरे धीरे बीज भरते जाते हैं और फनल्स का जो नीचे की ओर है एक पाइप लगा हुआ है, पाइप हैविंग शार्प एंड, दीज एंड्स पियर्स इनटू द सॉइल एंड प्लेस सीड्स देयर। इससे गिरते रहते हैं, बैल आगे बढ़ते रहते हैं और सीड्स कहाँ गिरेंगे? सीड्स गिरेंगे ज़मीन पे, और जब ज़मीन पर गिरेंगे तो आराम से वो बो दिए जाएंगे। इसके बाद आजकल एक और इस्तेमाल किया गया है कि जो कल्टीवेटर होता है ना, तो उसमें सीड ड्रिल लगा देते हैं। तो सीड ड्रिल में हम किसी तरीके से ऐसा सिस्टम कर देते हैं ट्रैक्टर में कि इसी में धीरे धीरे यूनिफॉर्मली सीड जो हैं गिरते रहें और एक इक्वल डिस्टेंस और डेप्थ पर ये सीड गिर जाएंगे। इट इंश्योर दैट सीड्स गेट कवर्ड बाय द soil after sowing. This protects seed from being eaten by birds. Sowing by using seed drills saves time and labor. तो इससे फ़ायदा ये होगा कि आप ये नीचे की तरफ देख रहे हैं, तो ये सभी जो है इसके साथ लगे हुए हैं और ये गहराई में जा कर के पेनिट्रेट करके सीड को बो देते हैं और ये सीड ड्रिल आगे बढ़ जाती है। और आगे बढ़ने के बाद जो है फिर ये पक्षियों से सुरक्षित रहते हैं। अब आपके मन में आ सकता है कि क्या चावल के सीड को भी ऐसे बो सकते हैं? नहीं बच्चों, राइस सीड को इस प्रकार नहीं बोया जा सकता है। तो देयर इज नर्सरी फॉर सच प्लांट्स एज पैडी फर्स्ट ग्रोन इन नर्सरी when they grow into seedlings। छोटे छोटे पौधों में जब बदल जाते हैं तो they are transplanted to the field manually। some forest plants and flowering plants are also grown in nursery। तो पहले अगर जो लोग गांव से हैं वो जानते होंगे कि चावल की बेड़ लगाई जाती है, चावल को पानी में बो दिया जाता है तो वे छोटे छोटे पौधे चावल में डूबे हुए दिखाई पड़ते हैं। फिर उसको मैनुअली जो है उनको उखाड़ लेते हैं, उखाड़ने के बाद खेत में पानी भर देते हैं और वहाँ जा कर के उसको पेनिट्रेट करते हैं। तो अप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड्स इज़ नेसेसरी टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग ऑफ प्लांट। दिस अलाउ प्लांट टू गेट सफिशिएंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। तो इससे ये फ़ायदा होगा जब दूर दूर हम लगाएंगे पेड़ को, प्लांट्स को, कि सभी प्लांट्स को न्यूट्रिएंट भी मिल जाएं, पानी भी मिल जाए और हवा भी मिल जाए, ठीक है। और एट टाइम्स अ फ्यू प्लांट्स मे हैव टू रिमूव टू प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग। अगर हमने पास पास पौधों को बो दिया है, लगा दिया है, तो फिर जो ज़्यादा हैं ओवर क्राउडिंग प्लांट हैं उनको हम वहाँ से निकाल देते हैं। तो इतना काम हो गया। इतना काम होने के बाद जब फसल भी बो दी गई है और तो अब हम जो है स्प्रेड करते हैं मैन्योर और फर्टिलाइज़र को खेतों में जा कर के, हाथ में मैन्योर ले कर के या किसी और तरीके से उसको स्प्रेड करते हैं। अब इसको मैन्योर और फर्टिलाइज़र किस लिए लगाते हैं? इसलिए कि देयर शुड बी लैक ऑफ सम न्यूट्रिएंट, वहाँ पर कुछ न्यूट्रिएंट की कमी हो सकती है। तो soil supplies minerals nutrient to the crop plant. These nutrients are essential for growth of the plant. कुछ सर्टेन एरिया में फार्मर्स एक क्रॉप के बाद दूसरी क्रॉप बो देता है तो द फील्ड इज़ नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फैलो। तो होगा क्या, वहाँ पर न्यूट्रिएंट्स कम हो जाएंगे। तो कंटिन्यूएशन कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स मेक्स द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स। अगर लगातार बिना कोई गैप दिए वहाँ पर फसल बोते जाएंगे तो वहाँ पर न्यूट्रिएंट की कमी हो जाएगी। तो इसलिए फार्मर्स हैव टू एड मैन्योर टू द फील्ड्स टू replenish द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग। तो इस कमी को पूरा करने के लिए किसान वहाँ पर मैन्योरिंग करता है,
वहाँ पर फर्टिलाइज़र डालेगा या वहाँ पर खाद डालेगा, और अगर इनसफिशिएंट न्यूट्रिशन रहेंगे या इम्प्रॉपर मैन्योरिंग रहेगी तो प्लांट वीक होगा। मैन्योर की डिफिनीशन आप लिख लेंगे। मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्ट। फार्मर्स डंप प्लांट एंड एनिमल वेस्ट in pits at open place and allowed to decompose. The decomposition is caused by some microorganism. The decomposed matter is used as organic manure. जो लोग गांव में रहते होंगे वो जानते होंगे कि घूर होते हैं, उस घूर में जितना भी गाय बैल बकरी का गोबर होता है वो वहाँ डालते रहते हैं। घर की जो सब्जी की छीलन है वो उसमें डालते रहते हैं, और एक लंबे समय तक 5-6 महीने में वो वहाँ पड़ता रहता है। थोड़ा बहुत पानी भी पड़ जाता है तो वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो उसको सड़ाने लगते हैं। तो सड़ते सड़ते जो है वो ऑर्गेनिक मैन्योर बन जाता है, और इसी ऑर्गेनिक मैन्योर को जो है ये गोबर की खाद जो है पौधे के लिए बहुत उपयोगी होती है। आज के लिए इतना ही। आपको कोई डाउट लगे तो आप हमें कांटेक्ट करें। दैट्स ऑल।